ओके, देखिए पहली बात तो एक बता दें, जो इतिहास है हमारा उसमें तो बहुत सारे देश है। जो हमारे भारत का अभी जो नक्शा है ये पहले नक्शा नहीं था, ये ब्रॉड नक्शा था, ऑस्ट्रेलिया जैसे दिखता था। देखिए मेडागास्कर भी हमारा था पहले, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान की बात करें, मंगोलिया तक भारत लगता था। और आपको बता दें इधर पूर्व में जाएं तो इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और जापान के इधर तक हमारा भारत लगता था। तो बहुत सारी किताबें ये दावा करती है कि 17 थे, 18 थे, 15 थे, पर ना तो इसमें कभी क्वेश्चन बनता है और ना तो परफेक्टली ये कोई बता सकता है कि भारत का हमारा जो पहले मैप था वो किस तरीके से था। ठीक है, लेकिन हाँ हम ये सम्मिलित कर सकते हैं कि 8 से 10 देश तो हमारे भारत में थे पहले। जैसे श्रीलंका भी भारत का ही तो पार्ट है, नेपाल भारत का ही पार्ट है, तिब्बत भी कहीं ना कहीं भारत का ही पार्ट है। मैत्रीपूर्ण संबंध थे 16 महाजनपद के समय में, तिब्बत से मैत्रीपूर्ण संबंध हुआ करते थे। क्लियर है ये चीज। उसके बाद आपने देखा होगा इधर बांग्लादेश, तो ये भी हमारा ही है। ठीक है, ये क्लास के अंदर आप घुसते हो तो कम से कम अपने मोबाइल को बंद करके रखा करो। ठीक है, शांत रहिए क्लास में, इनडिसिप्लिन नहीं। और ज्यादा अगर बकवास करनी है तो क्लास का द्वार खुला हुआ है, जा सकते हैं। पहली बात, बांग्लादेश की बात करें, नेपाल की बात करें तो क्या हो गया भाई, बाकी देखने वालों को भी पता लगे ना कि भाई कुछ यहाँ पर कैसे बैठे हैं, कैसे डिसिप्लिन का पालन हो रहा है ना। चलिए एक चीज बता दें, जैसे पाकिस्तान की बात करें, ईरान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, ये भारत का ही हिस्सा था। श्रीलंका की बात करें, नेपाल की बात करें, तिब्बत का कुछ पार्ट बात करें, चाइना का कुछ पार्ट बात करें, और उधर म्यांमार भारत का हिस्सा था। तो आप ऑन एवरेज 8 से 10 12 देश तो ले ही सकते हो। ठीक है, छोटे बड़े हो के 20 से भी ज्यादा निकल जाएंगे। कुछ किताब दावा करती है कुछ और का। जैसे आपको बता दें हमारे पुराणों में महाजनपद से जिसका उल्लेख मिलता है, तो महाजनपद में श्रीलंका का भी उल्लेख मिलता है। जो महाजनपद के ग्रंथ उस समय बनाए गए थे, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, उसमें इंडोनेशिया, यहाँ तक कि आपको बता दें कुआलालंपुर, न्यू गिनिया और थाईलैंड, बैंकॉक, ये सब का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अभी हमने शिशुनाग वंश किया था, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश किया था। इन सब में ये बताया गया है कि इनके मैत्रीपूर्ण और व्यापार हुआ करता था। ये जो पूर्व के देश हैं, पश्चिम के देश हैं। ठीक है, चलिए खैर वो हमारा टॉपिक इतिहास का है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की प्रमुख झील। ध्यान दीजिएगा, भारत की प्रमुख झील, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं अपना कौन सा, विश्व की प्रमुख झील। शायद कल हमने पढ़ा था विश्व की प्रमुख झील। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील क्या है, कैस्पियन सागर झील ना। और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील, जो कि अमेरिका में है। ठीक है, दक्षिण में देखा था, दक्षिण अमेरिका में टिटिका का झील है। तो वो तो डेटा था आपका विश्व का। आज जो डेटा है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की प्रमुख झीलें। ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोगों को मैप के हिसाब से ये पता होना चाहिए कि कौन सी झील हमारी कहां पे है। सबसे पहले झील का निर्माण कैसे होता है और झील बोलते किसको है, ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। झील का निर्माण बहुत सारे तरीके से हो सकता है। झील का निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हो सकता है। कृत्रिम झील मानवीकृत, मानव द्वारा खुदाई के कारण भी हो सकता है। नदियों द्वारा झील बनाया जाता है। ग्लेशियर से भी, ग्लेशियर जहां पर हिमनद, बड़े बड़े हिमनद होते हैं वहां पर होता है। और ज्वालामुखी द्वारा बनाया जाता है, बनाई जाती है ये झील। समुद्रों द्वारा भी झील बनाई जाती है, जिसको लगून बोलते हैं। ठीक है, आए समझ में। रेगिस्तान में भी कई सारी झील पाई जाती हैं। आपको बता दें झील का मतलब जहां पर कोई जलराशि है और वो जलराशि स्थिर नहीं है, कहीं ना कहीं से उसका स्रोत है पानी का, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिशा में उसका पानी जा रहा होगा। अगर वह, आपको बता दें जो झील है, अगर पानी उसका ना कहीं से आ रहा है ना कहीं से जा रहा है, झील का मतलब ये नहीं है कि वहां से पानी जा ही रहा होगा, कहीं से पानी उसमें आ भी रहा है तो भी वो झील कहलाएगी। ठीक है, जैसे डैम होता है, जो डैम परियोजनाएं, बड़ी बड़ी डैम परियोजनाएं जो होती हैं, ये भी तो झील कहलाती हैं। कृत्रिम झील कहलाती है, मानवीकृत झील कहलाती हैं। ठीक है, फिर जैसे आपने महाराष्ट्र का लोनार सुना होगा, क्रेटर झील उसे बोलते हैं। ज्वालामुखी का उद्गार हुआ होगा, ज्वालामुखी शांत हो गया और ज्वालामुखी शांत होने के बाद उसके मुहाने पर क्रेटर में वो आप बोल सकते हो कि गोलाकृति हो गई और उसमें बारिश की वजह से पानी का जमावड़ा हो गया। नतीजा क्या बन गई, झील बन गई। नदियां जब ऊंचाई से गिरती हैं, नदियां जब ऊंचाई से गिरती हैं और नीचे एक महाखंड का निर्माण करती हैं, वो भी एक झील होता है। नदियां जब विसर्प तरीके से बहती हैं और विसर्प बनाती हैं, विसर्प की वजह से जमीन का कटाव करती हैं और गौखुर झील का निर्माण करती हैं, ये चीज है। आए समझ में। डेल्टाई क्षेत्र में भी बहुत सारी झील का निर्माण होता है। खैर ये तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं कि झील का निर्माण कैसे होता है पहले वाले लेक्चर में, और झील कितने प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की झीलें होती हैं और किस तरीके से बनती हैं, ये आप सभी लोगों को बताया जा चुका है। क्लियर है।
अब आज का जो टॉपिक है, क्योंकि कल हमारा झील का टॉपिक चला था इसलिए आज इसको कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक ये है कि हमारे भारत में कितनी झील हैं और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम की दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, उत्तर से धीरे धीरे कवर करते हैं नीचे की तरफ। आप देखिए ये हमारी झील है उत्तर की। यहीं पर तिब्बत में यहाँ पर कहीं आपने देखा होगा एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर। ठीक है, और मानसरोवर से 3 नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी? ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ठीक है, राकस ताल झील बोलते हैं, आपको बता दें राकस ताल एक ग्लेशियर भी है, झील भी है, और वो इसके मानसरोवर के पास भी है, इसलिए ओवरऑल हम मानसरोवर मान लेते हैं। नहीं तो जो सतलज नदी है वो कहाँ से निकलती है? राकस ताल झील से निकलती है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर पेगोंग सो झील की। ठीक है, पेगोंग सो झील हम इसकी बात क्यों करेंगे? क्योंकि विश्व की सबसे ज्यादा ऊंचाई में स्थित होने वाली झील क्या है? पेगोंग सो झील। ठीक है, और ये कौन से प्रांत में है? लद्दाख प्रांत में है, लद्दाख केंद्र शासित प्रांत में है। ठीक है, अब देखिए हाल ही में लद्दाख बना है तो लद्दाख के बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। एक तो उसकी राजधानी, और एक तो वो कब बना है ये, और दूसरा क्या है कि यहाँ पर कौन सी झील है, कौन से पर्वत हैं। तो लद्दाख पर्वत श्रेणियों के बीचों बीच यहाँ पे बनी हुई है पेगोंग सो झील, जो विश्व की सबसे ऊंचाई वाली झील है। आया समझ में? इसके बाद देखिए जैसे जैसे आप नीचे उतरेंगे तो देखिए ये जो झील है ये शेषनाग झील। शेषनाग झील, यहाँ पर कई नदियों का उद्गम स्थल है शेषनाग झील से। उसके बाद और इधर आएंगे तो नागिन झील, ये देखिए है ना, शेषनाग झील के बाद नागिन झील। उसके ऊपर जाएंगे वूलर झील। झेलम नदी अपना जल गिराती है कहाँ पर? वूलर झील में। और वूलर झील ध्यान दीजिएगा जम्मू कश्मीर प्रांत में है। वूलर झील विश्व की तो नहीं बोल सकते, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, कई बार ये एग्जाम में आ चुका है, आगे भी आएगा, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वूलर झील। कहां पे है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और झेलम नदी इसमें, ध्यान दीजिएगा, झेलम नदी इसमें अपना जल गिराती है, और झेलम नदी जो जल गिरा रही है इसमें इसकी वजह से इसका जलस्तर बढ़ रहा है। देखिए पानी का आगमन भी हो रहा है, पानी की निकासी भी हो रही है। झेलम नदी का अगर प्रश्न आता है तो भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री यानी सीमा रेखा बनाती है कौन? झेलम नदी। आगे चल के यही झेलम नदी चिनाब से, सतलज से मिलकर सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक है, और अरब सागर में उसका जल गिरता है। आगे बात करें, देखिए ये यहाँ पर है मानसबल झील जम्मू कश्मीर में, डल झील जम्मू कश्मीर में, जानसर झील जम्मू कश्मीर में, अनंतनाग कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। अनंतनाग हमारा हाईली फील्ड एरिया, यहाँ पर भारतीय सेना ड्यूटी देती है क्योंकि अशांति बहुत ज्यादा फैली हुई है अनंतनाग में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अनंतनाग देखिए यहाँ पर कई सारी झील हैं, वूलर झील, नागिन झील, शेषनाग झील, अनंत झील, और आपका मानसबल झील, डल झील और जानसर झील। ये सब किस में है? हमारा जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर से और नीचे उतरते हैं तो फिर हमारा आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपने देखा होगा सूरज ताल झील, चंद्रताल झील, और इसके थोड़ा नीचे उतरेंगे उत्तराखंड में तो हम ये हिमाचल प्रदेश में एक और झील है जिसका नाम है रेणुका झील। ध्यान दीजिएगा, ये सूरज ताल और रेणुका के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, कि सूरज ताल कौन से राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। रेणुका झील कौन से में है? हिमाचल प्रदेश। और उसके बाद थोड़ा नीचे उतरेंगे, ये चंद्रताल, चंद्रताल भी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद नीचे उतरते हैं तो देखिए भीमताल, ध्यान दीजिएगा, भीमताल झील कहां पे है? हमारा उत्तराखंड में। और उत्तराखंड हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 देशों से अपनी बाउंड्री बनाता है। उत्तराखंड 2 देशों से अपनी बाउंड्री बनाता है। कौन कौन से देश? चाइना यानी तिब्बत और नेपाल। यहीं पर त्रिशूल पर्वत, यहीं पर नंदा देवी, यहीं पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो हमारे भारत का पहला नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और यहीं पर नंदा देवी भी है, त्रिशूल है, नैनीताल है। ठीक है, आए समझ में? भूटिया जनजाति, कुमाऊं जनजाति यहाँ पर निवास करती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लेप्चा जनजाति भी यहाँ पे निवास करती है। आगे देखिए यहाँ पे क्या है? भीमताल। भीमताल के नीचे सूरज कुंड है, सूरज कुंड झील। सूरज ताल झील और सूरज कुंड में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, सूरज ताल अलग है, सूरज कुंड अलग है। सूरज कुंड झील कहाँ पे है? उत्तराखंड में। नैनीताल झील, नैनीताल एक जगह भी है, हिल स्टेशन है, और नैनीताल झील भी है। नैनीताल झील कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक है, आया समझ में? क्लियर है? नवकुचिया झील ये भी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। आजकल एग्जाम में ये नवकुचिया बहुत ज्यादा मतलब ट्रेंड में आ रहा है, ये बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, नवकुचिया झील। ध्यान दीजिएगा, नवकुचिया झील उत्तराखंड में। आया समझ में?
अब इससे थोड़ा सा और नीचे हम आएंगे तो हम अपने मैदानी क्षेत्र में आते हैं। हम अपने राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इस वाले क्षेत्र में आते हैं जो मैदानी क्षेत्र है। और 3 अंतरराष्ट्रीय नदियों, हम क्या बोल रहे हैं, 3 अंतरराष्ट्रीय नदियों। 3 अंतरराष्ट्रीय नदियां कौन कौन सी हैं? अंतरराष्ट्रीय नदी बोल रहा हूं मैं, ब्रह्मपुत्र और गंगा अंतरराष्ट्रीय है। एक मिनट, तुम बताओ, गंगा अंतरराष्ट्रीय नदी है? नहीं, गंगा अंतरराष्ट्रीय है ही नहीं। अरे गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो अंतरराष्ट्रीय हुई कि नहीं? सिंधु नदी अंतरराष्ट्रीय है कि नहीं? क्यों है? उसको बोलने दो यार, ठीक है। हाँ बता भाई। पाकिस्तान से गुजरती है, बस हो गया। भारत से होते हुए पाकिस्तान से, बस तो अंतरराष्ट्रीय कह देंगे इसमें। और कहीं से नहीं गुजरती? और सब पता नहीं, साफ साफ बताते जा रहा हूं। मानसरोवर लिखा भी है जो तिब्बत में है, और तिब्बत के मानसरोवर झील से चेमा युंगडोंग ग्लेशियर से यह नदी निकलते हुए और सीधे कहां उत्तर की ओर जाती है। तो 3 देश कवर हुए ना, तिब्बत, भारत और पाकिस्तान। तो अंतरराष्ट्रीय नदी हुई ना। अंतरराष्ट्रीय 3 अंतरराष्ट्रीय नदी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से हमारा गंगा का मैदान बना हुआ है भारत में, जो बहुत ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। 70 से 80% खेती वहां पर होती है। अब देखिए राजस्थान में आप आएंगे तो राजस्थान में सबसे पहले देखिए सांभर झील, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील। और ये सांभर झील में आपको बता दें बहुत ज्यादा नमक निकाला जाता है और पूरे देश में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सांभर झील। सांभर झील से आएंगे नीचे पुष्कर झील। कौन सी झील? पुष्कर झील। पुष्कर झील से आपको मेला याद आना चाहिए, पुष्कर मेला। और पुष्कर मेला कहाँ? राजस्थान का मेला है, जहां पर आपको बता दें ऊंटों का व्यापार होता है, ऊंटों को सजाया धजाया जाता है। ऊंटों का व्यापार मतलब ऊंट को बेचा जाता है, ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है पुष्कर मेला। किसके लिए? ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है। आए समझ में? इसके बाद जरा देखिए पुष्कर के बाद इधर क्या है? पंचभद्र, बिल्कुल सही, पंचभद्र झील, ठीक है। पंचभद्र झील ये हमारा बीकानेर वाले इलाके में। इसके नीचे और आएंगे तो नक्की झील, ठीक है, वो पूर्वी इलाके में। और इधर आएंगे तो ढेबर झील, स्टार लगा लीजिएगा। ढेबर झील के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये सांभर झील और ढेबर झील ये सब के सब खारे पानी की झील हैं, आपको बता दें। और इनमें से नमक निकाला जाता है और देश की नमक आपूर्ति को पूरा किया जाता है, ठीक है, नमक सप्लाई को पूरा किया जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील है यार। इसके बाद क्या? पंचभद्र झील राजस्थान में, ढेबर झील अगेन राजस्थान में, नक्की झील अगेन। इसके बाद आता है भोज झील, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला भोज झील। ये कहां पे है हमारा? ये कहां पे हमारा? मध्य प्रदेश में, ठीक है। और आपको बता दें मध्य प्रदेश में अत्यधिक जो क्षेत्र है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं, ठीक है। और मध्य प्रदेश के विंध्य श्रेणी के उत्तर की ओर, ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश के उत्तर की ओर काफी सारी नदियां निकलती हैं जो उत्तर की ओर प्रवाहित करती हैं और यमुना नदी में मिल जाती हैं। और यमुना नदी में मिल जाने के बाद वह अपना जल सीधे गंगा में इलाहाबाद के प्रयागराज के संगम में जल प्रवाहित कर देती है। यही कारण है इतना सारा अवसाद, इतना ज्यादा जलोढ़ ला के ये सीधे यहाँ पर जमा कर देती है, ठीक है। आए समझ में? उसके बाद जरा देखिए क्या है, उसके बाद क्या है जरा देखिए, राजस्थान में ही एक और झील है राजसमंद झील, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजसमंद झील, ढेबर का सांभर हो गया, ये 3 झील बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के दक्षिणी इलाके में राजसमंद, अब यहां पर याद करने की कोई दिक्कत ही नहीं है। राजसमंद झील कहां की है? राजस्थान। राजसमंद राजस्थान, इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। आए समझ में? थोड़ा सा पूर्वोत्तर जाएंगे तो आपको देखिए यहां पे क्या है? सोंगमा झील, ठीक है। कौन सी झील है? सोंगमा। सिक्किम में है हमारी सोंगमा झील, ध्यान दीजिएगा, सिक्किम में है हमारी सोंगमा झील। सिक्किम की बात आती है तो 3 तरफ से देशों से घिरा हुआ है। अगर देखेंगे यहाँ पे नेपाल है, उत्तर में तिब्बत और यहाँ पर भूटान। और सिक्किम में 2 दर्रे हैं, नाथुला और जेलपला। सिक्किम में जो नदी निकलती है वो है तीस्ता, जो आगे चल के किससे? ब्रह्मपुत्र से मिलती है, गंगा नदी से मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, ठीक है। भूटिया जनजाति यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। लेपचा जनजाति यहाँ पर पाई जाती है, बिल्कुल सही। आए समझ में? क्लियर है यहाँ पर? कोई दिक्कत? और आपको बता दें ये जो सिक्किम है ये हमारे 7 सिस्टर राज्य में सम्मिलित नहीं होता है,
सेवन सिस्टर में सम्मिलित नहीं होता है। यहीं पर है हमारे भारत का चिकन नेक, ठीक है। चिकन नेक समझते हैं, वो कभी मुर्गा देखा होगा, मुर्गे की जो गला होता है कितना पतला होता है ना। ये देखिए, ये वाला जो इलाका देख रहे हैं, यही है हमारा चिकन नेक, ध्यान दीजिएगा, यही है हमारा चिकन। क्यों? क्योंकि ऊपर क्या है देखिए, नेपाल, और नीचे क्या है, बांग्लादेश। लगभग 100 किलोमीटर की चौड़ाई है बस हमारी यहाँ पे। इसलिए हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सेना रखना पड़ता है हमें, कि कल को अगर चाइना यहाँ पर अटैक कर दे और हमारे चिकन स्नेक की गर्दन मरोड़ दे, है ना, तो हमारा पूर्वोत्तर राज्यों का संपर्क टूट जाएगा। अब पूर्वोत्तर राज्य का संपर्क टूट जाएगा तो हम नहीं जा पाएंगे। इसीलिए हम म्यांमार के साथ अपनी दोस्ती कर रहे हैं और म्यांमार से वाटरवे और हाईवे दोनों बना रहे हैं। कहां से? बंगाल से लेके म्यांमार, और म्यांमार से फिर यहां पर मिजोरम हाईवे बना रहे हैं, ताकि कल को अगर चाइना अपनी हदें पार कर दे तो कम से कम हम उसे म्यांमार से ओवरटेक करें, ठीक है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों का होमवर्क ये है कि भारत म्यांमार में जो हाईवे बना रहा है वह कितना लंबा है और कौन से क्षेत्र से जाएगा और मिजोरम में कहां पर जुड़ेगा, ये निकालना है, ठीक है। लिख लीजिए, ये भी आपके करंट अफेयर में आ सकता है। क्लियर है? ओके, और आगे जाएंगे यहां पर। तो मणिपुर में क्या है? लोकतक झील। मणिपुर में कौन सी झील है? लोकतक झील। और ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मणिपुर की लोकतक झील में केबुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तैरता हुआ राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहां पे है हमारा? इसी झील में है, ठीक है। इसके बाद मेघालय के पास है हमारा उमियम झील। कौन सी झील? उमियम झील, ध्यान दीजिएगा। महाराष्ट्र में कौन सा? ये इधर मेघालय में कौन सा है? उमियम झील। पूर्वोत्तर राज्य में आपका लोकतक झील सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें तैरता हुआ अभ्यारण्य है, ठीक है, तैरता हुआ अभ्यारण्य, ठीक है, कोई दिक्कत यहां पर। अब आते हैं थोड़ा सा दक्षिण की ओर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। सबसे पहले आप दक्षिण में, ये कौन सा घाट है हमारा? पूर्वी घाट। अब पूर्वी घाट में कौन सा तट? कोरोमंडल तट। कौन सा तट है? कोरोमंडल तट। कौन से सागर में? बंगाल की खाड़ी। ऐसे तो बंगाल की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, लेकिन हम इसको नहीं मानते। क्यों? क्योंकि कई सारे देशों का साझा है इसमें। वहां मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई देश का साझा नहीं है। अगर यहां पे देश का साझा बात करें तो देखो, भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, इंडोनेशिया है, और यहां से आता है श्रीलंका। इतने देश का साझा है ये, और इतने देश का साझा है, इसलिए विश्व की बड़ी हम झील इसको खाड़ी नहीं बोल सकते, ठीक है। लेकिन यहां पर जो बनने वाली झील है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, यहां पर बात करेंगे हम चिलिका झील, ठीक है। किसकी बात करेंगे? चिलिका झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। ध्यान दीजिएगा, चिलिका झील क्या है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। अब भारत की सबसे बड़ी लगून झील भी है ये, ध्यान दीजिएगा। और यहीं पर पास में है भीतरकनिका नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क। और यहीं पर चिलिका झील के आसपास जो रेतीला इलाका है, ऑलिव रिडले टर्टल को यहां पर संरक्षित किया जाता है। ऑलिव रिडले टर्टल यानी जो समुद्री कछुआ होता है, इतने छोटे छोटे होते हैं, वो बाद में बड़े हो जाते हैं, उनको संरक्षित किया जा रहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि वो विलुप्त होती प्रजाति में है, आगे हमारी पीढ़ी उसको देख सके और उसका अस्तित्व बना रहे, इसलिए उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर पूछा जाता है कि ये ओडिशा में कौन सा टर्टल या कौन सा कछुए की प्रजाति को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है? वो है ऑलिव रिडले। यहीं पर ये है हमारा श्रीहरिकोटा द्वीप, जहां से आप बोल सकते हो कि रॉकेट लॉन्च होते हैं, सैटेलाइट लॉन्च होती हैं और मिसाइलें लॉन्च होती हैं, टेस्ट किया जाता है, ठीक है। लगून झील का मतलब मैंने कल भी बताया था। लगून झील का मतलब क्या है? देखिए, मान लीजिए ये बाउंड्री है, इसके इधर तट है, और ये बाउंड्री है जो उभरी हुई है, ये ऐसे करके। तो यहाँ पर जल भराव है, समुद्र का पानी आएगा और जाएगा, आएगा और जाएगा। यहाँ पे एक छोटा सा गेटवे बना हुआ, इसी को बोलते हैं क्या? लगून झील। क्या बोलते हैं? लगून झील, ठीक है। तो उड़ीसा में हमारी कौन सी झील है? चिलिका झील, विश्व भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। ये सांभर झील को मत कर देना, सांभर झील को मत कर देना, ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी खारे पानी की झील क्षेत्रफल। लेकिन यहां पर प्रश्न बदल रहा है, सबसे भारत की सबसे खारी झील वो है सांभर झील, ध्यान दीजिएगा, सबसे खारी झील। क्षेत्रफल की दृष्टि में देखा जाए तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिलिका झील, लेकिन अत्यधिक खारी झील, अत्यधिक लवणता वाली झील सांभर झील। यही कारण है कि यहां पर 40% नमक जाता है पूरे भारत का। इस झील से पूरे भारत का 40%। यहां पे रेगिस्तान है, यहां पे रेगिस्तान है,
यानी पहले कभी समुद्र रहा होगा, और पहले कभी समुद्र रहा होगा तो रेगिस्तान हुआ, रेगिस्तान के अगल बगल इलाके में जहां पर जल बच गया वहीं पर क्या बन गई, झील, और उसमें अत्यधिक नमक उत्पन्न होता है। भारत का 40% नमक कहां से होता है, सांभर झील से। सबसे ज्यादा खारी झील है, ध्यान दीजिएगा, कैटेगरी में डिफरेंस है। भारत की सबसे बड़ी झील खारे पानी की चिलिका झील, भारत की सबसे लंबी झील सांभर झील। आया समझ में, क्लियर है। आगे कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में, कोल्लेरू झील ये भी हमारी क्या है, खारे पानी की झील है, ध्यान दीजिएगा। और लगून झील है, वो वैसी लगून झील है। कोल्लेरू झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो नहीं बोल सकते, लेकिन खारे पानी की झील है, लगून झील है। और नीचे आएंगे पुलिकट झील, ये पुलिकट झील है। अगर तमिलनाडु भी इसमें आता है तो अच्छी बात है, कर दीजिएगा, तमिलनाडु भी आता है। पता है क्यों, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का बॉर्डर बनाती है, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का बॉर्डर बनाती है, इसलिए अगर आंध्र प्रदेश भी आएगा पुलिकट में तो सही है, और तमिलनाडु भी आएगा तो सही है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं आ सकते। हाँ, अगर दोनों आएगा तो वो एक ही ऑप्शन में लिखा रहेगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, अलग अलग नहीं आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। अगर ऑप्शन तमिलनाडु आएगा तो आंध्र प्रदेश नहीं आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा तो तमिलनाडु नहीं आएगा। हाँ, एक ही ऑप्शन में दोनों आ सकता है, ठीक है। पुलिकट लेक ये भी लगून झील है, जो हमारा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का बॉर्डर बनाती है। आगे वीरनम झील, और वीरनम झील कहां पर है, तमिलनाडु में। इसके बाद क्या है, चेम्बरम बक्कम झील, चेम्बरम बक्कम झील ये भी कहां पे है, तमिलनाडु में। अभी आपको पता होना चाहिए कि सन 2014 में आंध्र प्रदेश से एक राज्य निकाला गया है जिसका नाम है तेलंगाना, और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। पहले ये हैदराबाद किसकी राजधानी थी, आंध्र प्रदेश। और देखिए ये तेलंगाना की दो झील हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक हिमायत झील और एक हुसैन सागर झील। तेलंगाना की दो झील हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी, एक है कौन सी, हिमायत झील, और दूसरी क्या है, हुसैन सागर झील, ठीक है, हिमायत झील और हुसैन सागर झील। उसके बाद देखिए तमिलनाडु में वीरनम झील और चेम्बरम बक्कम झील, ये इंपॉर्टेंट हुआ। अब आते हैं थोड़ा सा हमारे पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में हमारे दो तट हैं, पश्चिमी घाट में हमारे दो तट हैं, और पश्चिमी घाट के वो दो तट कौन कौन से हैं, कोंकण और मालाबार। आपको बता दें गुजरात की बाउंड्री से लेके गोवा तक में लगता है, ध्यान दीजिएगा, गुजरात की बाउंड्री से गोवा तक में लगता है हमारा कोंकण तट। और कोंकण से बनी कोंकणी, और कोंकण बोलने वाले लोग कोंकणी, यानी कोंकणी जनजाति भी है और कोंकणी भाषा भी है, और इसको मान्यता दी गई है। हमारे भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, संविधान के तहत 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगर आपसे कोई बोले कि हाल ही में जुड़ी कौन सी भाषा है, हाल का मतलब ये नहीं कि 2-3 साल पहले, अगर 20-25 साल पहले भी जोड़ी गई होगी तो भी वो हाल ही है। 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, मैथिली, संथाली और कौन सी, कोंकणी यार, ठीक है, कोंकणी, मैथिली, संथाली और बोडो, ठीक है। मैथिली, संथाली और बोडो तो यहाँ वाली इलाके की है, और कोंकणी कहाँ की है, यहाँ की है, ठीक है। तो देखो गुजरात से लेके गोवा तक में कौन सा तट, कोंकण तट। और आपको बता दें गोवा से लेके तमिलनाडु कन्याकुमारी तक कौन सा, मालाबार तट, ठीक है। और हमारा कर्नाटका एक ऐसा क्षेत्र है जो दोनों तट में आता है, कोंकण तट में भी आता है। और क्योंकि देखिए मान लीजिए कि ये गोवा है, ये गोवा है, और गोवा से बाउंड्री ऐसे बनती है, ये छोटा सा गोवा है, और फिर ये है कर्नाटक हमारा, ठीक है। तो देखो गोवा से ऊपर भी कर्नाटक की बाउंड्री, गोवा से नीचे भी। तो गोवा के ऊपर क्या है, कोंकण, ठीक है, और गोवा के नीचे क्या है, मालाबार। यानी ये हमारा राज्य जो दोनों तट में अपनी तटीय बाउंड्री बनाता है, ठीक है। आए समझ में। तो हम अपने पूर्व पश्चिमी घाट की कुछ झील देख लेते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले महाराष्ट्र की लोनार झील, महाराष्ट्र की कौन सी, लोनार झील। और ये झील कैसी है, क्रेटर झील है। ये क्रेटर झील मतलब ज्वालामुखी निर्मित झील है। ज्वालामुखी का उद्गार हुआ होगा, और ज्वालामुखी जब शांत हो गया तो ज्वालामुखी के मुहाने पर क्रेटर बन गया, और वही क्रेटर में जब पानी आ गया तो क्रेटर झील कहलाई। आए समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे। इसके बाद जरा देखिए क्या है नीचे, बेलांदूर झील, कर्नाटक, बेलांदूर झील बेंगलुरु के आसपास, बेलांदूर झील कर्नाटक में है। और नीचे आएंगे तो वेम्बनाड झील, लगून झील है, ध्यान दीजिएगा। वेम्बनाड झील कहां पे, केरल में। वेम्बनाड झील कहां पे है, केरल में। उसके नीचे है सास्थल कोट्टा झील,
कौन सी है? सास्थल कोट्टा झील, ठीक है। सास्थल कोट्टा झील कहां पे है? केरल में अगेन। इसके बाद है अष्टमुड़ी झील, ये भी कहां पे है? केरल में। और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, जहां पर मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां। कहां पे? नीलगिरी की पहाड़ियां। और यही वो दक्षिण की पहाड़ियां हैं जिसकी वजह से हम 450 साल से ज्यादा गुलाम बन गए थे। मसाले यहाँ पे ज्यादा उत्पन्न होते हैं, मसालों की बहुत बड़ी पहाड़ियां हैं, तो मसालों के नाम पे ही सौंफ की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी, है ना, लौंग की पहाड़ी, इतना उत्तम क्वालिटी का मसाला होता है, ठीक है। आए समझ में? तो ये थी हमारे पूरे भारत की बहुत इंपॉर्टेंट झील, और 100% चैलेंज है कि बस यही डायग्राम है और कुछ नहीं, ठीक है। इसी को अगर अच्छे से स्टडी कर लोगे, राज्यों को अच्छे से स्टडी कर लोगे, तो बस इसी में से आ जाएगा। सब कुछ स्टैटिक जीके है, कुछ नहीं बदलता, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। कोई दिक्कत यहां पर? ढेबर झील, जो ढेबर झील है, इसको हमें क्यों पढ़ना है? एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ढेबर झील। ध्यान दीजिएगा, इसको हमको पढ़ना है। एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील का मतलब क्या होता है? मानवीकृत झील, मानवीकृत झील। आए समझ में? कोई दिक्कत यहां तक? किसी को भी कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। यहां पे आपका होमवर्क पता है क्या है? आज 10-15 मिनट, 20 मिनट जो भी आपको मिलता है, तुरंत डालिए नेट में भारत की प्रमुख झीलें एमसीक्यू, भारत की प्रमुख झीलें एमसीक्यू। बस बहुत सारी हजारों वेबसाइट आ जाएंगी, 10-15 वेबसाइट को खंगाल लीजिए, आपका झील का पोर्शन एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। एक एक पार्ट स्ट्रांग करते चलिए, यही होता है जीएस का मतलब, ठीक है। एक दिन का काम नहीं है जीएस का स्ट्रांग करना।